ए, कौन हो तुम? मैं? आवाज कांच थी। सदाम का इर्तकाज चीर गई। वो बुरी तरह से चौंका, फिर आंखें बंद की खोली। मैंने पूछा, छुपकर क्यों देख रहे हो मुझे? उसकी आवाज गसीली थी, ना कसैली। आवाज खनकदार मगर लहजा आम। सदाम का एतमाद बहाल हो गया। एतराज क्या है, देखने पर या छुपकर देखने पर? वो शरीर सा हुआ। जुर्रत सामने वाले के रद्दे अमल पर मुनहसर करती है। एक मिनट, तुम यकीनन यहाँ के नहीं हो। उसने जैसे अंदाजा लगाया। वो अपने भीगे लिबास से बेपरवाह खड़ी थी, करीब कोई फलों की टोकरी धरी थी। मैं वाकई यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन सच पूछो, अब लगता है यहीं कहीं तो मेरा आशियाना है। एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके मुकाबिल जाकर खड़ा हो गया था। एक किनारे पर खड़ी सफेद लिबास की वो जल पड़ी, दूसरे किनारे पर मबहूत खड़ा सदाम। सवाल तो पूछ लो। लड़की ने बाजू सीने पर बांध लिए। देख लेती हूँ उसे। क्या तुम्हारा हुस्न मेरी तरह तमाम अजनबियों को इसी तरह ठटका देता है? उसने पहला दाव खेला हुस्न की शान पर। तारीफ है तो माइल क्यों ना करे। हा हा हा। वो हंसती चली गई और सदाम को फिर से सकता हुआ। रास्ता भटक, हम दिलचस्प। बातें बहुत बड़ी कर रहे हो। शायद तुम बहादुर हो और तुम बेरहम हो। वक्त अगर ताजगी का हो तो तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। वही रवायती सोच, हुस्न को कैद करने के मशवरे, दिल घायल करने के जुर्म से रोकना सवाब में आता है, और किसी की निगाहों को सैराब करना, ऐसी सैराबी कमबख्त को ले डूबे तो। खैर, बातें मत बनाओ। तुम क्यों आए हो? वो महफूज हो रही थी। बात करते हंसती तो पूरी की पूरी झूम जाती। तुम्हारी हंसी की आवाज से इतनी जादुई है कि पूरा इंसान खींच लेती है। दिलचस्प बातें कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि आवाजें कभी जमीन भी खींच लेती हैं। आगाही के सूरज की तरफ देखो। मेरे जाने का वक्त हो गया है। उसने झुककर टोकरी उठा ली और एक अदा से बाल झटक दिए। इतना होश तो सदाम को भी था कि नजरअंदाज वो भी ना हो। मेरे लिए ये वक्त ठहर गया है। तुम मुझे इतनी बेरहम नहीं लगती। वो एक बार फिर मुस्कुराया। लड़की की पेशानी पर शिकने पड़ी तो उनका रंग सफेद था। तुम्हारी रहाई की दुआ कर सकती हूँ, दूसरे दीदार की भी करो। तुम्हारा नाम क्या है? वो खुश दिली से मुड़ी। तुम्हें क्या लगता है, नसीमे सहर या बादे सबा या हुरे सलसबील? लो देती आंखों से उसने जवाब दिया। लड़की की आंखें आसमान की तरफ उठी और दिल खोलकर हंस रही थी। सबा ही नाम है मेरा, सबा खान। वो खुश लग रही थी। ना जाने इसी तरह अजनबियों से घुल मिल जाती थी या सदाम पर मेहरबानी की। वो तो फिदा ना होता तो और क्या होता। कल तुमसे इसी जगह मुलाकात होगी। कल? वो कब आती है? सर खुजाकर बड़ी मासूमियत से इस्तफसार किया गया था। नीले पानियों के तालाब पर तैरते राज हंसों की मानिंद था खिजर। भागते भागते उसने राहदारी से उतरकर तराशीदा पौधों की बाड़ को लंबी सी छलांग लगाकर पार किया। दूसरी सिमत हरी घास का बिछा वसी मैदान था। उसकी रफ्तार में कमी वाक़या नहीं हुई। भागने से अचानक उसका सेल फोन फिसला तो उसे उठाने के लिए वापस मुड़ने तक वो चंद कदम आगे जा चुका था। झुककर मोबाइल उठाया, उसे गिरा देने पर जैसे तौबा तौबा की और फिर भागा। वो दराज कद था, सफेद राजहंस जैसा, आंखें घूर स्या, अभी चेहरे पर दूध में टपके गुलाबी कतरे जैसी सुर्खी थी और मोम के कतरों जैसा पसीना फिसल रहा था। आंखों में खुशगवार हैरत, चेहरे पर मुसर्रत अमेज खुशी। ऐसी हालत में वो जितना अच्छा लग सकता था उतना ही लग रहा था। चंद लम्हों बाद अपनी मंजिल पर वो सबके रूबरू था। सफेदे की फलक बोस चोटियों पर फैली धूप को ऊंघ आ गई थी। खुशबू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर जिंदा महसूस हुई। हेलो एवरीबॉडी। खिजर ने अपनी आवाज की बशाशत से सबको चौंकाया। सब ही उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे, सवाए चंद एक के। लाइब्रेरी के पास इस वक्त मामूल से भर का रश था। इनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। कमोबेश सब के सब तरादार चेहरे, चेहरों पर मुस्कुराहटों का बेतहाशा इजाफा। हर जुबान पर मौजू अपनी अपनी बहस। सीढ़ियों पर कब्जा किए खिजर के दोस्तों की जुबानों पर भी। वो खुद भी इसीलिए जल्दी में आया था। 2 दिन के बाद सफेदे की चोटियों पर ऊँगती धूप इस शोर से हरबरा जाती थी। हेलो खिजर, कैसे हो? लेट हो गए? 2-3 आवाजें एक साथ उभरी।
اس نے کھڑے کھڑے گہری سانسیں لی۔ پھولے حواسوں کے ساتھ وہ ہانپ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ فارغ ہیں تو وہی ہو رہا ہے جو عموماً ہوتا رہتا ہے۔ تم نے کچھ خاص بتانا تھا؟ بتاتا ہوں، پہلے تم سب بتاؤ، پریم ریت پڑھنے کا شرف کس کس کو حاصل ہو چکا ہے؟ خضر کی نگاہیں لڑکیوں سے ہوتی ہوئی لڑکوں کی جانب گھومی۔ دریا اور نمرا اچھلی۔ ماہین کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اللہ خضر، تم پریم ریت پڑھ چکے ہو؟ دریا نے کسی قدر ناراضگی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن نامکمل، فرحان کی مہربانی سے۔ آج لیٹ بھی اس لیے ہوا ہوں کہ شاپ کھلنے کا آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا رہا، پھر میں نے خرید کر کھولنے کی غلطی کر لی۔ آگے تم لوگ جانتے ہو کہ تم کتابی کیڑے ہو، اور جب تم کوئی کتاب کھول لو تو تب تک اسے بند نہیں کرتے جب تک اس کا جادو ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی بات کاٹ کر نعیمہ نے حصہ لیا۔ بے ساختہ خضر کے لبوں پر تبسم کا پھول کھلا اور سر نفی میں ہلا۔ غلط، مجھ پر تب جادو طاری ہو جاتا ہے جب میں شمائلہ بہادر کو پڑھتا ہوں، اس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھی۔ اور اس دفعہ اس نے کیا کر دیا ہے یار؟ اف، ایسی فینٹیسی! میری پسندیدگی میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ ہر دفعہ حیران کر دینے کے لیے لکھتی ہے۔ تمہیں ہر گزشتہ کہانی کی طرح یہ والی اب شاہکار لگی ہوگی، ماہین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ان سب میں ابھی تک ناول کو نہیں پڑھا تھا، اس لیے اسے اپنا آپ اس بحث میں بڑا احمق لگ رہا تھا۔ یہ یقیناً اب تک کا شاہکار ہے، اس نے بلا تعمل کہکا لگایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس پر گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ پریم ریت کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے خوابوں کی۔ ان کی کوئی تحریر دل کو چھوئے بغیر نہیں گزرتی، لیکن یہ تو نیند کے لیے لوری جیسی تھی، گویا دھوپ میں سیماب کے جیسی۔ میرے احساسات ابھی تک خوابیدہ ہیں، لفاظی سے سرور سا ہلکورے لے رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں کسی طرح اس جادوئی دنیا میں پہنچ جاؤں اور کیتکی کے ریشہ دار بالوں کو چھوؤں، کیتکی کو تخلیق کرنے والی ہستی سے ملوں۔ وہ خود بھی کیسی پیاری شخصیت ہوگی۔ وہ خیرہ کن لفظوں سے ہمارے دلوں میں چپکے چپکے کے گھر کرتی جاتی ہے۔ خضر کے چہرے پر مسحور کن تاثرات اس کے دل کی صداقت کے گماز تھے۔ سرخی چھلکاتے اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوتے ہوئے وہ اس قدر پرکشش لگتا تھا کہ وہ سبھی نفوس خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ وہ سب بھی جانتے تھے کہ یہ کمال صرف خضر کے لب و لہجے کو ہی حاصل نہیں تھا، بلکہ وہ سب خضر کے سنگ ایک بار پھر پریم ریت کے سحر میں بہنے لگے تھے۔ ہے تو سچ، وہ کچھ وقت کے لیے ہماری سوچیں تک اپنے مطابق موڑ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میری سانسیں رک گئی تھی اس مقام پر جب کیتکی دم توڑ رہی تھی۔ اف، دریا نے زوردار جھرجھری لی۔ میرے حواس گم ہو گئے جب کیتکی کہتی ہے کہ اسے اپنی ماں کی بد دعا ہے، سوتیلی ماں، کہ اس سے جب کہ کسی نے اظہار محبت کیا وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو گیا۔ دریا کے چہرے پر پھیلے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ اس پر وہ لمحے کیسے گزرے تھے۔ باقی لوگوں کی مدھر سی ہنسی بکھرنے لگی۔ اور کیتکی کی محبت دیکھو کہ اونیل کے لیے اپنی زندگی کو فراموش کر دیتی ہے۔ خضر اب سیڑھیوں پر بلا آخر بیٹھ چکا تھا۔ نمرا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ویسے خضر، تم کیتکی کے ریشمی بالوں کو چھونے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ کہیں اونیل آس پاس نہ ہو۔ اس پر خضر ہنستا چلا گیا۔ نہیں، کیتکی کو دعا ہوگی کہ جس نے اس کی زلفوں میں چاہت کا پہلا جگنو اٹکایا وہ اسی کی ہو جائے گی، اور وہ شخص میں ہوں گا۔ خضر کے جواب پر پھیلتے کہکوں کے شور نے ہر خاموشی مجروح کر دی۔ سفیدے پر بیٹھے سیاہ کوے پھر پھڑاتے اڑان بھر گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا رقص پیش کرنے لگی تھی۔ بس یار، مصنفہ ہر دور خود سے تخلیق کرتی ہے، اور مجھے اس میں کیتکی کے جینے کی طاقت زیادہ دل پر لگی۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ بد دعا ہو یا دعا، شدت دیکھتی ہے اور قبول ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ جیسے کہ پھر اونیل کی محبت کے لیے اس کے برے باپ کی دعا، یوں دونوں کی محبت لازوال ہوئی۔ یہ کہانی ضرور غیر حقیقی ہو سکتی ہے، لیکن سچے جذبوں کی عکاسی کر رہی ہے۔ بات تتلیوں، جگنوؤں، رنگوں کے دیس کی ہے، مگر اصل میں کتنے ہی نقطے ملا کر جامع انداز میں سوچ کے در وا کر دیتی ہے۔ نعیمہ نے طویل بات کر کے بحث کو اختتامی موڑ دیا اور سب کی جانب دیکھا۔ وہ متفق تھے۔
اب تو رائٹر کے بارے میں جاننے کی خواہش شدید ہو گئی ہے، نہ جانے وہ خود کیسی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، بہت تجسس ہے، اسد نے منہ لٹکا کر کہا۔ اس موضوع پر اب وہ بیزار ہو چکا تھا، میگزین والوں کے کان پر کچھ بھی نہیں رینگتا، وہی ایک سا جواب کہ وہ عام سی انسان ہے، تحریروں سے ہی جانیے۔ بھئی عام صحیح مگر انسان تو ہے نا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں کچھ جاننے لائق نہ ہو۔ ویسے ہم میگزین میں خط لکھنے کی بجائے رائٹر کو کیوں نہیں لکھتے، وہ ان تک پہنچا دیں گے۔ دوریا نے کچھ سوچتے ہوئے مشورہ حاضر کیا۔ ہاں یہ تو ممکن ہے، اور ادارہ خود بھی یہ ٹکا سا جواب دیتا ہے کہ پہنچا دیں گے، ہمارے ہی ایڈریس سے، اور وہ تو جیسے ہمارے خطوط کے جواب لکھنے پر بیٹھ جائیں گے نا۔ دل برداشتہ سے ماہین پھر سے اتنا کہہ سکی۔ کیا خبر، نام تو ظاہر ہوں گے، اور یہ بھی کہ ہم ان کے کتنے قدردان ہیں۔ تم کچھ کہو خضر۔ نعیمہ پھر بولی۔ خضر ایسے مسکرایا جیسے لو لیٹر لکھنے کا کہہ دیا گیا ہو۔ میں نے تو مکمل کیا نہیں ابھی، واپسی پر بھی حنا آپی کی طرف جانا ہے، کل سے پہلے تک کوئی امید نہیں۔ اس کی بات پر کچھ تعصب سے، کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا گیا، پھر اسے نظر انداز کر کے آپس میں مشورے ہونے لگے۔ پیریڈ فری تھے، یہ بحث چھٹی تک جاتی۔ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ نے آ کر خضر کو پیغام دیا۔ سر رضوی صاحب آپ کو ڈرامیٹک گیلری میں طلب کر رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ وہ اٹھ گیا۔ یونیورسٹی میں ڈرامے کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن پلے خضر تو نہیں لکھ سکتا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ رسے قدم قدم چلتے ہوئے اس کے کانوں میں اپنے دھیان کے کئی فکرے پڑتے رہے تھے۔ اونیل کیتکی کی پہلی ملاقات، کیتکی کی پلکیں پٹ پٹانے پر اوس کی بارات اترنا، طوطا بھونتی کیتکی کا اونیل پر پڑتی پہلی نظر، اور طوطا جلا بیٹھنا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کے ڈیرے پڑ گئے۔ سفیدے کے سروں پر دھوپ ہنوز حالت آرام میں تھی، اور ایک دھوپ شیریں کی لچکلی ٹہنیوں میں جھولتی مولوی حیات کے آنگن میں ہوتی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دھوپ بے وزن تھی، مگر اس کے بار سے پیڑ ساکت اور پتے برابر ہل رہے تھے، بوند بوند کرن زمین پر اترتی تھی۔ میرا دل گھبراتا ہے کہ نیلو کے بعد مجھ بوڑھی کا کیا حال ہوگا۔ حاکم تو مرضی ہو تب بات کرتا ہے، بڑے کو آپ جانتے ہیں، وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ میری بیٹی میرے گھر آ جائے گی تو ساری روشنی میرے گھر میں سمٹ آئے گی۔ حمیدہ نے دونوں کام کرتی بہنوں پر ایک نگاہ ڈالی اور مولوی حیات سے یہ بات کی۔ شکیلہ نے تاجور کو چھیڑا۔ تاجور ہے یا 100 واٹ کا بلب؟ اپنی ساس کو جا کر پہلے ہی بتا دو کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بجلی بچانے کے موڈ میں لگتی ہیں۔ تاجور ایسی بے تکی بات پر ہنسی ہی جا سکتی تھی۔ حاکم بھی یہی چاہتا ہے کہ جو بڑوں کی مرضی ہو، میرا بھی یہی ماننا ہے، لوہا لوہاروں کے گھر ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں مولوی ادا؟ کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں؟ حمیدہ کی یہ بات بھی اڑتی اڑتی شکیلہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کا منہ بن گیا۔ یہ عجیب سی کہاوت نہ جانے کون کہہ گیا، سن لو بھائی۔ تاجور اپنی ساس کے یہ قیمتی خیالات، اپنا لوہا نیلم تو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کیا کوئی تک بنتی ہے ایسی بات کرنے کی؟ اس نے اپنی پیاری بہن کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اچھی بھلی تاجور کو لوہا کہہ دیا، وہ کوئی بھاری تھی کیا ان پر؟ حد ہو گئی ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں بھابھی، بلکہ مجھے تو اپنے فرائض ادا کر کے راحت پہنچے گی۔ تاجور آپ ہی کی بیٹی ہے، جب جی چاہے آپ۔ ابا میاں نے اپنے میٹھے لہجے کا مظاہرہ کیا۔ میں تو بڑے کا بھی یہی چاہتی تھی، لیکن خیر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شکیلہ بھی ہماری ہی نام۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل میں بھی یہی ہوگا، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے کان میں بات ڈالنا ضروری سمجھی۔ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ابا کے چہرے پر سکون پھیل گیا، لیکن بڑے کو چھوڑ کر حاکم کی شادی دونوں کی ساتھ ہی کر دیتے مناسب نہ رہتا؟ میں کیا کر سکتی ہوں ادا، بس اسی کی رٹ ہے کہ ابھی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی تنگ آ کر کہنا چھوڑ دیا۔ آپ حاکم پر چھوڑ دیں، وہ ہر کام درست ہی کرتا ہے، اپنی شادی کے بعد بھائی کی بھی کر لے گا، فکر کی بات نہیں۔ حمیدہ نے ہاتھ جھاڑ کر بات ختم کی کہ وہ بہت جلد بیٹیوں کے ساتھ حاضر ہوگی، ابھی تو صرف اپنی خواہش کا اظہار کرنے آئی تھی کہ وہ بھی تیار رہیں۔ شکیلہ اپنے ذکر پر آنکھیں پھاڑے ایسے تاجور کو گھور رہی تھی جیسے کچھ کہہ بھی نہ پا رہی ہو، چپ رہ بھی نہ پا رہی ہو۔
وہ قصہ گو تھی، ایک کہانیکار، منڈیروں پر پڑے خوابوں کی لکھاری، زمین پر کھینچی لکیر کی مانند سیدھی اور عاجز۔ وہ واقف تھی کہ اس کی انگلیوں کی پوروں میں لفظوں کے کیسے کوہ نور دفن ہیں۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس میں اور کچھ قابل توجہ ہے یا نہیں۔ اسے نہیں تھی پرواہ کہ لوگ اس سے متاثر بھی ہیں، کیونکہ اس کا قلم صرف اس کے لیے سانس لیتا تھا، اسے کھل کر سانس فراہم کرنے کا ذریعہ تھا۔ سامنے پھیلے صفحے پر موٹے الفاظ میں جگمگا رہا تھا: شمائلہ بہادر خان۔ اس نے قلم دانتوں کی لڑیوں میں دبایا، صفحے پر ہاتھ پھیرا اور ایک تخیلاتی کردار پر پہلی سطر لکھی۔ نیلے پانیوں کے تالاب پر تیرتے راج ہنسوں کی مانند تھا خضر حیات۔ بستی کی چوکھٹ پر ٹھنڈی شام اتری تو زوال کھاتے شاہ خاور نے فلک کو پنچھیوں سے آزاد ہوتے پایا۔ فضا میں خنکی کا احساس بھر رہا تھا۔ ارغوانی شعاعوں نے آتشی رنگوں میں مدغم ہو کر کھیتوں پر جا بجا دیے روشن کر دیے تھے۔ ایسے ہی دیے کچی دیواروں والے گھر کی منڈیروں پر بھی نظر آتے تھے، جن کی تابانی نیچے کو بہہ رہی تھی۔ پرندوں کے شور بہروں کو بھی سنائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں بہنیں سبزی کی کیاریوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ حمیدہ ان کی طرف سے شادی کی رخصت لے گئی تھی۔ شکیلہ سچی کلیوں کے پودوں کی شاخیں سنوارتے ہوئے اچانک کہنے لگی: کل تمہاری ساس کی آمد تھی اور اب 1-2 دن میں ساری نندیں جمع ہو جائیں گی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات ایسے کریں گی کہ باجماعت ساری کی ساری آسمان سے اتری ہیں۔ اتری تو آسمان سے ہی ہیں۔ تاجور کو بہن کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں اور تم بھی، لیکن ہم ان کی طرح خود کو کوئی چیز نہیں سمجھتی ہیں۔ کیسی ہیروں جیسی بہن ہو میری، اللہ نے قسمت انہی میں لکھنی تھی۔ شکیلہ دماغ میں آئی بات چھپاتی نہیں تھی۔ یہ شکوہ ایک بار پھر اس کے لبوں سے آزاد ہو گیا، حالانکہ ابا میاں اور خود تاجور اسے پہلے بھی ٹوک چکے تھے۔ وہ بھائیوں کی بہنیں ہیں، ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا تو کیا پتا ہم بھی اسی طرح اتراتی۔ تاجور نے معمول کے لہجے میں کہا۔ وہ ایک کمزور بیل کو لکڑی کے آسرے کھڑا کر رہی تھی۔ پھر بھی تاجو، شکیلہ اب کی بات جھنجھلائی، کچھ تو قدر کرنی چاہیے نا۔ بھائی والے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تمہاری شادی شدہ نندیں تو احسان کرنے والے طرز میں تولتی ہیں۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ فکر مندی اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں بھر کر لگی۔ دونوں جڑواں تھی، لیکن تاجو اس سے زیادہ بردبار اور معاملہ فہم۔ ابا میاں کہتے ہیں کہ ان دونوں کی پیدائش پر وہ باقاعدہ رو دیے تھے کہ اللہ ان سے اس قدر راضی ہے۔ پھر بعد کے سالوں میں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے صبر و شکر کے وصف پھر بھی چھوڑنے گوارا نہ کیے۔ اماں کی وفات کے بعد بہت پہلے ہی انہوں نے تاجو کے لیے اپنے بھتیجے کو بہت محبت سے چنا تھا۔ ابا میاں کو بھی عجیب سوجھی، کچھ تو دیکھ بھال لیتے۔ شکیلہ، تاجو نے بہت نرمی سے ٹوکا، ابا کے فیصلے پر سوال مت اٹھاؤ۔ وہ اپنی اولاد پر حکم کرنے کا حق رکھتے ہیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زندگی اسی طرح چلتی ہے، کبھی سردی کبھی گرمی۔ تم کیوں اپنا خون جلاتی ہو؟ تم ہوگی شاکر اتنی، ویسے کیا واقعی تم خوش ہو؟ اس کے اچانک کروٹ بدل سوال پر فوری طور پر وہ کہہ نہ سکی۔ پھر مٹی سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں شاکر نہیں ہوں، وہ کریانے والا ہے، میں تاجور ہوں۔ میری بات کے لطیفے مت بناؤ جس پر ہنسی نہ آ سکے۔ شکیلہ طبیعت کے مطابق برا مان گئی۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی کا کیا ہے، وہ تو کٹ ہی جاتی ہے، اور خوشی نہ خوش کا سوال تو بات کے لیے ہوتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جو ابا میاں کہیں گے میں اسی پر راضی رہوں گی۔ تو میں کب انکار کر رہی ہوں؟ میں تو بس تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ تم میری ایک ہی بہن ہو تاجو، میں فکر مند تو ہوں گی نا۔ اس نے پھول انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی خوشبو سونگھی اور کچھ خیال آنے پر جھٹ سے بولی: اور یہ تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی میرے بارے میں؟ اس کی بھویں ایک بار پھر کھڑی ہو گئی۔ تاجور کو ہنسی آئی تو وہ کچھ پل کے لیے ہنستی رہی۔ شکیلہ نکاح سے بھی پہلے اس کی ساس اور نندیں بنا چکی تھی۔
वो तुम्हारी चच्ची भी होती हैं, कुछ शर्म किया करो। बहरहाल उनका शायद मुझे भी अपने दाम में करने का इरादा है, और अब्बा को तो इससे ज्यादा खुशी किस बात से होगी। वो यक बा यक नाराज हो गई। अब्बा मियाँ के सामने किसी को कुछ कहने की जुर्रत नहीं थी। अकेले में दोनों के बीच ऐसी नोक झोंक चलती थी। अब्बा मियाँ चाहते हैं उनकी दोनों बेटियां एक ही घर में रहें, एक दूसरे की परछाई बनकर। ताजो बाकी बचे पानी से हाथ धोने लगी थी। सूरज अब गरूब हो चुका था और अंधेरे से पहरे उठाए जाने लगे थे। ये खूब रही वैसे। ताजो, हमारे बाद अब्बा मियाँ अकेले रहा करेंगे। ताजवर का दिल मुट्ठी में आ गया। शकीला के लहजे से निकली उदासी उसके पूरे वजूद पर लपेट बनकर छा गई। ऐसी सोच तो सबसे ज्यादा उसे अफसुर्दा करती थी। नहीं शकीला, हम उनका ख्याल रखेंगे। उसकी आवाज ऐसी पुरनम थी जैसी सरमा की पिछली रातों की पड़ती ओस सारी वहीं आ पड़ी हो। वो खामोशी से ताजवर को अंदर जाता देखती रही, लेकिन खुद वहीं बैठी रही। हालांकि अब्बा दो वक्त के होते मिलाप पर उन्हें दरख्तों के नीचे से हट जाने की तलकीन किया करते थे, मगर अब्बा तो नहीं थे ना। वो मगरिब की नमाज पढ़ा कर घर लौटते या इशा के बाद। इसलिए वो जुमैन कुरेदती आंखों की नमी और नाक ऊपर खींचती रही। बेटियां कितनी मजबूर होती हैं, किस दिल से वालिदैन को छोड़ती हों, वो भी तब कि जब वालिद का आखिरी सहारा हो। दिन पे दिन गुजरते ताजवर की शादी हो जाती। तैयारियां तो शुरू कर दी गई थी। फिर ये हरा भरा आंगन और अब्बा और वो तन्हा रह जाते। कितना अजियतनाक होता है। उसने अपने हाथ की पुश्त से आंखें साफ की और फिजा नलगू सी थी। ताजवर शायद नमाज पढ़ने लगी थी जब ही उसे आवाज तक न दी। वो खुद भी वजू करने के इरादे से उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और एक साथ 2 बार। इस वक्त कौन है? वो बुड़बुड़ाती हुई वापस आई और दरवाजे के करीब पहुंचकर कान लगाया। कौन है? उदास दिल की वीरानियों में बिखर गए हैं गुलाब सारे। ये मेरी बस्ती से कौन गुजरा, निखर गए हैं गुलाब सारे। मैं हूँ जी दस्तगीर। दरवाजे के पीछे उजल दस्तगीर की दिल की मुराद भर आई थी शकीला की आवाज सुनकर, जबकि शकीला ने होंठ से भींच लिए। गैर मतवक्का इंसान, वो उनका खाला जाद था। दस्तगीर को खुशफहमी थी कि दरवाजा खोल दिया जाएगा, मगर वो बंद दरवाजे के पीछे ही खड़ी रही। शकीला, उसने पुकारा। क्या बात है? उसने संजीदगी से दरियाफ्त किया तो दस्तगीर की खुशी उड़न छू हुई। खालू ने कहा था कि बिजली का बोर्ड का मसला आ रहा है। मैं आया था कि एक बार देख लूं तो। नहीं, फिलहाल तो काम कर रहा है बस। वो बेसाख्ता बोली और दस्तगीर दिल मसवस कर वापस मुड़ा। शकीला ने उसे दरवाजा छोड़ते सुना तो दिल ने चुटकी ली। वो बेइख्तियार बोली थी। दस्तगीर। उसके कदम रुके। दरवाजा हल्का सा खुला, ताहम वो सामने नहीं हुई। पापा इस वक्त घर पर नहीं है। वो इस तरह अच्छा नहीं लगता ना। मेरा मतलब है आप उनकी मौजूदगी में आ जाना। घबरा कर उसने वजाहत दी तो दस्तगीर के दिल को पहुंची ठेस एक ही जुमले से दूर हो गई। उसने अपना दिल हल्का होता पाया। कोई बात नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ये वक्त नमाज है। बाद में आ जाऊंगा। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे इल्म हो वक्त मगरिब है। तुम भी पढ़ा करो नमाज, शकीला ने शरारत से कहा और हंसी दबाने लगी। इस बात पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट दस्तगीर के लबों पर भी सजी थी। वो इसी तरह चंद लम्हे दरवाजे को मुस्कुराती नजरों से घूरता रहा, और इससे पहले कि मुड़ता किसी और ने उसे नहायत हैरत से वहां खड़े देखा। वो दरवाजे से हटा और उसी मुस्कान के साथ वापस जाने लगा। दरवाजा हल्की सी आवाज से बंद हो चुका था, लेकिन नमाज पढ़कर आते हाकिम के जिस्म का सारा खून आंखों में जमा हो रहा था। ये वहां क्यों था? मौलवी चचा की गैर मौजूदगी में कोई मर्द उस घर में दाखिल नहीं होता था। फिर ये महफूज कुन मुस्कुराहट वाला दस्तगीर और बंद होता दरवाजा। हाकिम के सीने में भांबड़ भड़क उठा। शक की नीली आग उसे खाकस्तर करने के लिए लग गई। जिस्मानी तौर पर मजबूत शख्स एतबार का इतना ही कच्चा था वो, 5 रुपए के धागे जितना। कोई मुफ्त भी दे तो मत लेना, दिल अभी और सस्ते होंगे।
वो उनकी तीसरी मुलाकात थी। दिक्कतों से दूर, रोक टोक से परे, सद्दाम को इतनी सी मुद्दत में यकीन हो चला था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। वो किसी शादी में शिरकत करने आया था और उसे उस मकसद में ही दिलचस्पी नहीं रही थी। उसके 3 दोस्त साथ थे। सद्दाम, तुम किन हवाओं में हो यार? घंटों घंटों गायब हो जाते हो, चक्कर क्या है? करीबी दोस्त ने नहायत हैरानी से उसकी शक्ल देखी। उसकी तरंग नराली थी। मेरे चक्कर है ना, तुम क्यों परेशान होते हो? मजे करो, सद्दाम ने बाल संवारते हुए जवाब दिया। वो इस इलाके में अपने दोस्त की पोताक में रहाइश किए हुए थे। मजे कर लिए जो करने थे। कल हमारी वापसी है, वलीमे के बाद। दूसरे दोस्त की मदाखलत पर वो यकलख्त चौंका। दिन गुजर भी गए? मुझे तो लगता है मेरा दिल यही रह गया है। तुम्हारा दिल कहाँ कहाँ रह चुका है ये तुम भी जानते हो और हम भी। तो अपनी जानकारी में मजीद इजाफा कर लो, शायद जिंदगी में तुम्हारे काम आ सके। वो तंसिया गोया हुआ। मेरे काम की तुम फिक्र मत करो, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यहाँ अपने काम से काम रखो। हम अपने इलाके में नहीं हैं। वो उसे नागवारी से देख रहा था। लेकिन आजकल वो सद्दाम कहाँ जो बुरा मनाए। इस वक्त सबा खान के साथ बैठा सद्दाम हुसैन सारी रंगीनी और रानाई उसके दम से महसूस कर रहा था। मुझे कल यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं जाकर भी जा ना सकूंगा। उसने अपनी बेबसी गोश गुजार की। सबा तने से टेक लगी, हंसी से लब काटने लगी। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, बल्कि अगर कहूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे मर्द की ही जरूरत थी तो सच होगा। हाँ, लेकिन किस्मत। उसने मसनूई सी सर्द आह भरी। वो जैसे तैयार थी। कुछ करो ना, कोई तरीका कि हम दोनों में ये बिछड़न रुत ना आए। हा हा हा, तुम पर सही असर है मेरा। काश कि हमारी शादी हुई होती। वो बड़ी से बड़ी बात भी बिला झिझक कह देती थी। सद्दाम को अपनी फतह सरशार करने लगी थी। इसमें काश कहने वाली क्या बात है? वो तो अब भी हो सकती है। अब ये कहाँ मुमकिन होगा? वो ठंडी आह से फिजा धुंधली करने लगी। क्यों नहीं? सुनो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सद्दाम ने करीब होकर पूछा। कोई भी नहीं, मैं ही रहती हूँ। मतलब मैं अपनी मुकम्मल तन्हाई के साथ अकेली? उसका मुंह खुल गया। हाँ, डरती हूँ क्या? वो खिलखिला उठी। तुमने मुझे अपने घर में नहीं बुलाया, फिर कल परसों तो वापसी भी है। वो नूरूठेपन से शिकवा ना हुआ। हाँ, वैसे ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? सर पर हाथ रख कर वो सोचने लगी। फिर सोचना तर्क करके बोली, चलो अब बुला लेती हूँ, आ जाना। मैं सचमुच आ जाऊंगा। सद्दाम ने उसकी पिछली बातों को मजाक में लिया था। अगर इतने ही बहादुर हो तो कल रात आ जाना। वो बेबाकी से बोली। आंखों में शरारत नाचती थी। सद्दाम के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई और सबा के होंठों से हंसी। वो चैलेंज कर रही थी। सद्दाम जैसे पूर उसमें डूब गया। वो बेबाक थी और उस पर दयानतदारी से टिकी थी। सद्दाम के मतलब की थी, भले किरदार की हल्की थी। यूनिवर्सिटी उस दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी में भीग रही थी। यूनिवर्सिटी में होने वाले प्ले की जिम्मेदारी खिजर को सौंपी गई थी। रिजवान साहिब ने खिजर एंड कंपनी को अदब से खास शुगफ रखने की वजह से स्क्रिप्ट लिखने या किसी भी स्टोरी लाइन के इंतखाब करने की इजाजत दी थी। चाहें तो राइटर खोजें, खुद लिखें। फाइनल होने पर हतमी फैसला वो खुद करेंगे। दूसरी सूरत में नाकामी पर उन्हें वक्त से पहले आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन खिजर के ग्रुप का नाकामी से क्या वास्ता? यहाँ तो बात काबिलियत की आ जाती थी। ये उस साल की उनकी आखिरी बड़ी पार्टी थी और उस फंक्शन के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को खैरबाद कह देना था। इस फंक्शन की खास बात ये भी थी कि इसमें सर रिजवी साहिब के चंद डायरेक्टर्स दोस्त भी शिरकत करने वाले थे। उन्हें फ्रेश चेहरों और नए आइडियाज की जरूरत थी, इसलिए वो हर हाल में कामयाबी चाहते थे। एक्टर्स वो अपनी मर्जी के मुंतखब कर सकते थे। खिजर और उसके साथी। नोट्स बोर्ड पर ये नोटिस चस्पा हुआ तो आधी यूनिवर्सिटी अदाकार और बाकी आधी कलमकार बन गई। स्टूडेंट का रेला खिजर को अपने अंदर बहा कर ले जाता। वो होंकों की तरह जोक दर जोक आते लोगों का मुंह तकता था। ऐसे बासलाहियत लोग। खिजर तो खासा तिफल मकतब था। चिच उसे अपने साथियों को देखकर अदराक हुआ। चंद एक का रद्द अमल जानिए। हेलो खिजर, क्या तुमने मेरे आइडियाज रिजेक्ट कर दिया? तुमने वाकई ये जुर्रत कर ली?
खिज़र सटपटा जाता। हाँ, वो दरअसल कहानी तो अच्छी थी, लेकिन क्या जवाब पेश करे कि दिल सलामत रहें। लेकिन तुम्हारी नज़र अच्छी नहीं थी। सर ने सरासर गलत फैसला किया। तुम पछताओगे। बला बला। दूसरा अजीम तालब इल्म, तुमने अगर मुझे रद्द किया तो नहायत बदज़ौक़ हो गए, समझे? होंठों से बाहर झांकते लंबे लंबे दांत। हाय खिज़र, हेलो का रोल कैसा रहेगा मुझ पर? क्यूट ना? स्क्रिप्ट तैयार हो जाए तो मुझे तलब कर लेना, समझ गए ना? पर हीरो के लिए तो हैंडसम होने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। बेसाख्तगी भी मासूमियत की अलामत है, पर ऐसी मासूमियत फिर तो बस। अगर वो पॉलिसी तुम खुद पर खड़ी उतरती महसूस कर रहे हो तो प्ले बहुत फनी होने वाला है। खलक फाड़ सुलगता जलता कहका, दरख्तों पर बैठे पंछी तपश से डर कर उड़ गए। इस हिद्दत ने खिज़र को भी शर्मिंदा कर दिया। मेरा आइडिया कैसा था खिज़र डियर? एक और उम्मीदवार। खिज़र ने सोच लिया जुबान को मीठा रखेगा, इसलिए प्यार से बोला, बहुत अच्छा और कच्चा है, यानी सिलेक्ट मुंतखब हो गया है। चीख ने उसे गड़बड़ा कर रख दिया। अब ये मतलब तो नहीं था खिज़र का, मगर सामने वाली हैरान इतनी थी कि खड़े खड़े पोत हुआ चाहती थी। यानी कि हो गया। उफ, खिज़र का टेस्ट? चलो हो गया तो क्या मुज़ायका। और अभी नाइमा सामने विराजमान है, जी उम्मीदवार बनकर। हाँ, खिज़र की दोस्त ही, बेचारा मुरब्बत का मारा खिज़र। तो क्या फैसला किया तुमने फिर? खिज़र ने तिरछी निगाहें उस पर डाली। बेचारगी छा गई चेहरे पर। नाइमा ने आंखें माथे को उदार अनायत कर दी थी। तुम लोग समझे क्यों नहीं? मैं ऐसी लाइंस पर काम नहीं कर सकता यार। ऐसी कैसी? क्या गिरी पड़ी? वो मुंह फुलाकर बोली। उसने अपनी स्टोरी में जान डालने के लिए तमाम किरदारों को मौत की नींद सुला दी थी, प्लेन क्रैश करा के। उसके बावजूद खिज़र ये कह रहा है, ये एक बेतुका अंजाम है, वो एक तफरीह है और इंजॉयमेंट के लिए है, यासियत तारी करने के लिए नहीं। खिज़र ने वजाहत दी। सुनहरी धूप में उसके बाल चमक रहे थे। जीन्स और सफेद शर्ट में चेहरे पर सोच की परछाइयों के बावजूद ताज़ा दम और खूबरू लगता हुआ। नाइमा के अकब में दुरिया मोबाइल के बटन दबाती जा रही थी। निम्रा और रोहेल कैंटीन की जानिब गए थे। ऐसे में माहीन हवा से बाल संभालती गिरते पड़ते उन तक पहुंची। सुनो खिज़र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। खिज़र ने सवालिया नजरों से घूरा। जल्दी सुनाओ, बोरियत से सर दर्द कर रहा है। तुम प्रेम रीत के जुगनुओं वाले हिस्से पर प्ले क्यों नहीं दिखाना चाहते? आई एम श्योर ये बहुत यूनिक रहेगा। उसने दबे दबे जोश से बताया, जैसे कारनामा उसके हाथों अंजाम पा रहा हो। ओह हाँ, दुरिया बेसाख्ता बोली थी। खिज़र भी खुशगवार हैरत से मुस्कुराया। हाँ क्यों नहीं, नॉट बैड। वाओ, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? ये अफसोस नाइमा की तरफ से हुआ। मैं आज ही ये सारी रिजवी को पेश करता हूँ, वो तमतमाते चेहरे के साथ बोला। वो कैसे भूल गया कि फ्रेश आइडियाज में से इससे भरकर और क्या हो सकता था। हाय काश कि कहीं से जुगनू भी लाए जा सकते, नाइमा ने ठंडी आग भरते हुए कहा। उन सब का बिल्कुल वही मनाजर स्टेज पर चाहिए थे जो अपने अपने तसव्वुर से पढ़ चुकी थी, और मिसले बहिश्त जैसे मनाजिर भी तो नहीं ला जा सकते। माहीन का जोशो खरोश भी सर्द होने लगा, लेकिन खिज़र उसकी बात पर चौंका। क्या कहा तुमने? मिसले बहिश्त? वो नासमझी से उसे देखने लगा तो वो वजाहत करने को गोया हुई। भाई मदीरा ने बताया शुमाइला बहादुर मसले बहिश्त से हैं, तो वही लिखा। एक मिनट, मसले बहिश्त? अब एक बार वो तीनों बुरी तरह ठटकी। मसले बहिश्त यानी खिज़र का गांव? माहीन को कुछ याद आने पर मुंह खिला। दुरिया नाइमा की आंखें एक साथ फैली थी। मसले बहिश्त शुमाइला बहादुर खान के नावल में, मतलब कि शुमाइला बहादुर? और वो हक्का बक्का होकर उन्हें देख रहा था। तेजी से दिमाग की चूलें हिलाते हुए उसने जैसे कुर्बो जवार में सोचें दौड़ाई। बहादुर खान और शुमाइला, एकदम खिज़र पर सख्ता तारी हो गया था। मैं उससे मिल चुका हूँ। दुरी? ओह अल्लाह! हैरत के आखिरी जहां में पहुंचकर खिज़र ने सर पर हाथ रखा और मुंह से निकले अल्फाज तीनों सुनकर स्प्रिंग की तरह उछली, बल्कि चलाई। हम तुम्हारा सर फाड़ देंगे खिज़र। बेयकीनी से उनकी आवाजें दूर तक गूंजने लगी और खिज़र खुशी और सदमे के जेरे असर गूंग सा कहका लगा रहा था।
ایک انتہا پر پہنچ کر اسے وہ ملاقات یاد آ گئی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ انجان کیسے رہ گیا تھا۔ کیا تم اپنے گاؤں میں مل چکے ہو؟ جھوٹ مت بولو۔ اسے جھنجھوڑا گیا، لیکن وہ کلیکشن آف پیرس پرفیوم گیلری انہیں نظر انداز کرتے اس نے سرشاری سے دہرایا، اف، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے نام سن کر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ وہی تھی، صرف وہی، اور میں شمائلہ بہادر خان ہوں۔ ایک خوبصورت سراپا اس کے سامنے تھا۔ ہوا اسے مستی سے چھونے لگی، مرنے کے حد تک بے یقینی تھی، خوشی بے تحاشا تھی، دن یادگار ترین، لمحے انمول۔ وہ پرندہ ہوتا تو پورے آسمان کی سیر کر آتا۔ یہ جو آہٹ سی میرے کانوں میں گونجتی ہے ابھی، یہ جو ایک لمس کی بو آئی ہے بیٹھے بیٹھے، یہ جو ماحول میں در آئی ہے تبدیلی سی، یہ جو دھڑکن نے ذرا دم لیا چلتے چلتے، اے میرے ہم نفس تیرے سوا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جلن، گھٹن، چبھن، اضطراب، تند برچھی کی کاٹ، ستاروں کے جھرمٹ، پرخول سناٹا اور سیاہی میں گھلتی نیلگو روشنی، جھینگروں کے ٹولے اور بنبناتے پتنگے بھی شاید اس سمے پتے اوڑے سو چکے تھے۔ اس نے بہت دھیان لگانے پر بھی کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز نہ سنی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کے سر پر ڈنڈا برسا۔ زمانے کے تو پھر رنگ ہی نرالے ہیں۔ اس نے طرف کا یوں کروٹ بدلی جیسے بان کی چارپائی نوکیلے ککڑ کی ٹہنی ہو اور وہ برہنہ جسم اوپر لیٹا ہو، روم روم اندیکھی تپش میں جلستا تھا۔ وہ جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھا تو آنکھوں میں سرخ مرچوں والی جلن تھی اور غیرت سے فشارے خون بلند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زمانے کے رنگ نرالے اور دستگیر۔ اس نے نفرت سے مٹھی اتنی سخت کی کہ ناخن ہتھیلی میں کھب گئے۔ موسم گرمی کا نہیں تھا، لیکن اس نے قمیض اتاری کہ تپتے وجود کو کچھ راحت پہنچے، پر سب بے سود تھا۔ جو شعلہ اس کے اندر روشن تھا وہ باہر سے کسی صورت ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ وہ حاکم تھا، حاکم حسین، حکمیت رکھنے والا اور حکومت کرنے والا۔ 3 بہنوں کا بھائی اس کا ایک بڑا بھائی تھا، اور وہ چھوٹا بڑا بھائی کچھ لاپرواہ تھا، کچھ رنگین مزاج، گھریلو معاملات سے دور اور عیاشی میں مگن، اس لیے کہ حاکم حسین کے مضبوط کندھے سارا وزن خود اٹھانے کے قابل تھے۔ وہ یتیم ہوئے تو باپ کی جگہ سنبھالنے کا شوق حاکم کو ہوا۔ سنجیدہ مزاج، روب، دبدبا، ٹھاٹ باٹ اور زمین پر دھمک پیدا کرتے قدموں سے چلنے والا حاکم۔ امیری نہ ہونے کے باوجود ایک شان تھی اس کی۔ بہنوں کی شادیوں سے لے کر ان کے سسرالی لین دین تک، زمینوں کی حالت، گھر کا ماحول اور میل جول، چھوٹی سے چھوٹی بات حاکم سے پوچھی جاتی تھی، حاکم کا حکم دیا جاتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں سردار تھا، اپنے ذات کے ظلم میں مبتلا، اور حاکم کو اپنی کسی چیز میں کھوٹ نہیں پسند تھی، سرکشی نہیں پسند تھی۔ وہ اپنی ماں، بہنوں اور رشتے داروں کے لیے ہر دل عزیز اپنے نام کا ایک تھا، خاص، بہت خاص۔ اس لیے تو جب بستی کے کتنے ہی کنبے مولوی صاحب سے رشتے داری جوڑنے کے خواہش مند تھے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے حاکم کا انتخاب کیا تھا۔ حاکم کا سر برادری میں اونچا ہو گیا تھا، لوگ اس کی منقوہہ اور چچا کی بیٹیوں کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے، اور کل رات وہ ان کی سگی خالہ کا بیٹا، خالہ کا گھر میں آنا جانا، اور ان کا بھی، یہ کیسی مکھی تھی کہ جو ناک کے راستے دماغ تک گھستی چلی گئی۔ حاکم نے بے سکونی سے ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکا دی اور جلتے تلوے ٹھنڈے مٹی کے فرش پر ٹکا دیے۔ جسم میں سنسنی سی پیدا ہوئی۔ وہ مردوں کی ان قسم سے تعلق رکھتا تھا جہاں خود مرد تو کسی غیر عورت سے واسطہ رکھیں، 7 خون معاف، لیکن عورت کی ایک ذرا سی لغزش موت تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کبھی پلٹ کر سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن تاجور شادی سے تھوڑے ہی دن پہلے، کیا پتا کہ ویسا کچھ نہ ہو، تاجور نہ ہو بلکہ، لیکن نہیں، تاجور بھی اسی گھر میں تھی نا، اس نے اسے اندر آنے ہی کیوں دیا؟ ایک منفی سوچ نے مثبت پہلو ابھرنے سے قبل ہی کچل دیا، پر وہ دروازے کے باہر تھا، اندر نہیں۔ ایک بے چینی سی دوڑی، انداز تو کچھ اور ہی کہتا تھا۔ مغرب کے
सिलवट ज़्यादा उजालों में भी वो दिमाग घुमाती एक मुस्कान, अकेले घर की दो लड़कियां, जहरीली सोचें सच्चाई की दुश्मन होती हैं और रस्सी को भी सांप दिखा देती हैं। हाकिम को तो पूरा असदहा दिखाई पड़ता था। अगर दरवाजे के पीछे ताजवर ना हुई तब भी वो सब जानती तो होगी ना। रात आंखों से सिरक गई थी मगर वो वजूद पर छाकर सुबह एक अजीब सी सोच उसके दिमाग को रोशन कर चुकी थी। हाकिम भाई, नीलम ने मौका पाकर उसे मुखातिब कर लिया। कोई बात आपको परेशान कर रही है? तुम क्यों पूछ रही हो नीलो? वो एकदम मुहतात होकर चौकन्नी निगाहों से उसे देखने लगा। नीलम ने बिस्तर ठीक करते हुए आगाह किया। कल रात आपको काफी मर्तबा जागते हुए देखा है। कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं, यूं ही। ये बताओ तुम्हें ताजवर कैसी लगती है? उसने लहजे को सरसरी, बहुत सरसरी रखा, लेकिन नीलम फौरन मुड़ी। वो जितना मामूली रवैया इख्तियार करता, नीलम से पहली बार वो कोई ऐसा सवाल कर रहा था। अच्छी है भाई, यहाँ आ जाएगी तो फिर आप भी जान लेंगे। बचपन का साथ है, कोई गैर तो नहीं है। सोचना पड़े, वो इतना ही कह सकी। तुम्हें पहले मैं और अब में कुछ फर्क महसूस हुआ हो? कुछ अलग नजर आया हो? नहीं तो? वो उलझ गई और टुकर टुकर हाकिम को देखने लगी। आपने पहले तो कभी, क्या कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? वो फिक्रमंद हो गई और साथ में हाकिम की तरफ मुतवज्जा भी। वो चुप था मगर चेहरे पर वहां बला की संजीदगी थी। फिर वो फैसला कुन अंदाज में उठा और अल्फाज का चुनाव करते हुए नीलम को देखा। अब खुलकर कह देने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। क्या? नीलम शुशद्दर रह गई। आंखों में ऐसी बेयकीनी थी जैसे कोई गलत बात सुन ली हो। हाकिम जानता था, लेकिन एक रात जाया की थी उसने सोचने में, शक का सांप मारने और लाठी को बचाने में। हाँ, ये बात तुम जाकर उस तक पहुंचाओ। वो नजरें चुराकर बोला। बस तुम ये समझो, नहायत जरूरी है, वरना मुझे खुद इस चीज का कोई शौक नहीं। जी मैं जानती हूँ, मगर ऐसा कैसे हो सकता है भैया? शादी तो हो रही है ना, वो कैसे मिलेगी? मतलब पहले कभी? नीलम अब हकीकतन परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। पहले कभी मैंने ऐसी फरमाइश की भी तो नहीं है ना। बस ये कुछ बहुत गहरी बात है जो मैं तुमको नहीं बताना चाहता। मेरे इस कदम की कामयाबी या नाकामी उसी में छुपी है कि वो क्या करती है। तुम ख्याल रखना कि किसी को खबर ना हो। और सुनो अब। हाकिम के लब नामहसूस अंदाज में हिलने लगे। कपार सूरज का थाल अंगराइयां लेते लेते फटा और कोप में पलता रोशनी का गुब्बार फटकर पूरी धरती पर छा गया। अब उसे सिर्फ ताजवर के रद्दे अमल का इंतजार था, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो इनकार करती तब भी हाकिम की अना पर जबरदस्त चोट पड़ती, और अगर आ जाती तो एक तरफ कुआं, दूसरी समत खाई। वक्त बासी सुबह का और लम्हा ब लम्हा भरता शोरो गुल। वक्त बासी सुबह का और लम्हा ब लम्हा भरता शोरो गुल। चीखो चीखम, मार धार, कह के खिलखिलाटे, बेहंगम पुकारें, बुलंद होती हाहाकार, जैसे पहलवानों का दंगल हो रहा हो, किसी को बुरी तरह पीटा जा रहा हो। ठा पटाख, अरे वो रहा, पकड़ो, उह मेरा मतलब मारो। ओए अम्मी, तुम्हारे पाँव में। ठा आह, दो तीन आवाजें, जमीन पर पड़ती लाठियां, हलक से बरामद होती चीखें और फिर भागम भाग। वो देखो अपने पीछे, जमा के मारो। हाँ, हिम्मत करवा के, हिम्मत करो रे, जल्दी। एक और था मगर शिकारी का निशान चूक गया और शिकार बड़ा फुर्तीला नाक के नीचे से निकल गया। वो भी तय कर चुकी थी, आज मरे या मारेंगी, आर या पार। लाठियां दोनों के कद से भरी थी, मारती कहाँ और पड़ती कहाँ। मगर अब मैदाने जंग सज ही चुका था तो आलाते कत्ल बदलने का वक्त नहीं था। पिछले 10 मिनट से दोनों पसीने से शराबूर होने लगी। बस अब ये गया। उसने ता का निशाना लिया और भागते शिकार पर लकड़ी बरसाई। वो पीछे को भागा, वो भी दौड़ी। लाठी ऊंची हुई तो सीधी सीमट वाली अलमारी में जा घुसी। स्टील और सिल्वर तांबे के जितने बर्तन थे सारे ही गला फाड़ कर एहतजाज करते छन छन से नीचे
एक कान फाड़ता शोर सुनाई दिया और मुख्तलिफ साज एक दूसरे में बगल गिर होकर धमाका खेज साबित हुए, मगर उन्होंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि शिकार था एक अध गैर मामूली साइज का मोटा चूहा और हमला आवर थी दो जंगजू, सीमी सानिया। सीमी तुम्हारी तरफ आ रहा है, तैयार रहो, सानिया चिल्लाई। सीमी ने फौरन रास्ता रोका, मगर वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। लकड़ी चलनी नहीं थी, मारे खौफ के चीख मारकर उछली तो चूहे की दुम पैर के नीचे आ गई। एकदम चूहे की तेज ची ची और सीमी का कलेजा मुंह को आया। अगले ही लम्हे वो धड़ाम से जमीन से थी। उफ, मेरी कमर टूट गई, मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, उसने दहाई दी। चूहा पेटी के नीचे घुस चुका था। सानिया को हंसी तो बहुत आई, मगर दूसरा काम ज्यादा जरूरी था। फिलहाल ये ऑपरेशन कामयाब करना ज्यादा जरूरी है। मेरी बहन सब्र करो। उसने सारे कपड़े खींचकर नीचे फेंके और लकड़ी से ऐसा शोर किया कि चूहा दुम दबाकर भागा और फिर से पीछे दौड़ी। कमरे से बरामदे से सहन और वो जान बचाता नलके की नाली से बाहर को निकल गया। सानिया ने कमर पकड़े बेइख्तियार गहरी सांस फूंकी। बच गया, दफा होना, उठ जाओ, अब मैदान साफ है। वो हाँफती हुई कामयाबी से हंसने लगी। आज मर जाता तो हमें भी उसे दफना कर वो सुकून मिलता जो पहले कभी ना मिला होता, मगर उसने फरार की राह इख्तियार की। समझदार हुआ तो पलट कर नहीं आएगा। मनहूस नया दुपट्टा कुतर गया मेरा, जैसे उसकी माँ ने अनायत किया हो। वो लाठी जमीन पर पटक कर जमीन पर गिर गई। सांस काबू में ना आ रहा था। उसी वक्त तीसरे कमरे से ताई घुसीले तासुरात के साथ बरामद हुई। क्या हंगामा खड़ा किया हुआ है तुम लोगों ने? कहर खुदा का घर है या कारखाना? मरासियों की तरह आवाजें घर से बाहर जा रही हैं। किसी की नींद का भी लिहाज नहीं। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो आकर दोनों के सर पर बरस पड़ी, लेकिन दोनों आधी मुजरम थी। पक्की ढीठ बगैर कोई असर लिए खड़ी रही। माँ हमारी? हाँ, वैसे कहाँ है वो? सॉरी, वो हमें बताकर नहीं गई। क्या आपने उनकी आवाज मिस कर रही थी? सानिया ने मासूमियत से आंखें पिटपटाकर सवाल किया। आपकी नींद भी तो सूरज चढ़ने तक जारी रहती है, तो क्या करें? सारे काम आपके जागने तक रोके रखें? सीमी ने जवाब दिया। बहुत बदजुबान हो तुम। मोइन के साथ तो 2 दिन नहीं टिकोगी, वो दांत कुचकचा कर बोली। तो सीमी ने सुलगती नजरों से उन्हें देखा और जहर का घूंट उतारा। मोइन को बीच में मत लाया करें, कम से कम आपकी तरह नहीं करूंगी मैं, वो गीली लकड़ी की तरह चटक कर बोली थी। ताई जी का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। क्या किया है मैंने? हाँ, आज बता ही दो तुम। बाजू ऊपर चढ़ाती वो उस पर बिला झिझक हाथ भी उठा लेती अगर तीसरी आवाज ना सुनाई पड़ती। ये यहाँ क्या हुआ है? आवाज से हैरानी छलकती थी। सीमी और सानिया ने देखा तो वो उनकी माँ थी। आंखें मुंह हैरत से खोले। सीमी और सानिया ने माँ की नजरों का ताकुब किया और उफ, मैदान जंग का मंजर सामने था। चूहा तो भाग गया था, मगर पीछे के आसार, बीच में खिसकी मसहरी अपनी जगह से हिली, पेटी जा बजा, बिखरे कपड़े, अंदर से बाहर तक लड़खते बर्तन, लंबी लंबी बांसों की लकड़ियां। सीमी ने सानिया को देखा, सानिया ने खुफा से सीमी को, फिर दोनों ने अपनी माँ को। तुम लोगों ने ये सब क्या किया है? माँ ने कड़े सब्र से पूछा। वो जानती थी कि अम्मा किस जब्त से काम ले रही हैं। सीमी ने फीका सा मुस्कुराने की कोशिश में होंठ फैलाए। ओहो, ये कैसे हो गया? नजर क्यों नहीं आया? वो शराफत से फिक्रमंदी जाहिर करने लगी। ये कोई जिन्नों भूतों का काम हो। लेकिन वो माँ थी, बेहतर जानती थी कि यहाँ कौन थे। लातों और हाथों के भूत। या अल्लाह, 1 मिनट पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था। ताई जी, सानिया ने भी फौरन कानों को हाथ लगाए और एक निगाह ताई जी पर डाली। न जाने मदद तलब या फिर इल्जाम लगाती कि कहीं ताई जी ने तो आते ही ये सब नहीं किया। पहले तो सब साफ था, अभी कुछ देर पहले सब सलामत छोड़कर गई थी। वो बुर्खा उतारते हुए गजब की संजीदगी से बोल रही थी। तुम दोनों, सानिया और सीमी, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। उन्होंने बाजू लंबा किया, उंगली खड़ी की और उंगली सीधा दरवाजे के बाहर का रास्ता दिखा रही थी। सानिया की बतीसी पूरी बाहर आकर हवा लगवाने लगी।
अम्मा हम कहाँ जाएंगी, आप ही कहती हैं ना कि हमने तो दुनिया भी नहीं देखी। सिमी ने अपने लहजे से मैना कुमारी की रूह तरपा दी तो सानिया ने जबरदस्ती हंसी के उबलते फुवारे को अंदर धकेला। सिमी, उन्होंने फिर से सब्र आजमाया। अम्मा आप जज्बाती हो रही हैं, अंदर चूहा घुस आया था, हम उसे ही भगा रही थी। सिमी ने मुस्कुरा कर दिखाया, माँ को ठंडा किया। चूहा? इस तरह चूहा भगाया जाता है? मेरे पूरे कमरे का कबाड़ करके रख दिया है। अल्लाह, ये मेरी बेटियां कितनी नालायक निकली हैं, तुम इनको अकल क्यों नहीं देता? नालायक? सिमी ने शौकी निगाहों से उन्हें देखा। अम्मा, ये सब ठीक भी हमने ही करना होता है, अभी हो जाता है, कम अज कम इल्जाम तो मत दें कि हम नालायक हैं या पागल खानों से भागी हुई कम अकल। वो खूबी से एक एक चीज उठाने लगी, आवाज से टपकती अफसुर्दगी, गोया अभी आंसू टप टप बह निकलेंगे। गलती मत मानना बस। और तुम क्या खड़ी दांत निकाल रही हो? अभी कोई आ जाता तो क्या समझता? सारा फिलावा देखकर ऐसी लापरवाह लड़कियां भी अल्लाह किसी को ना दे। अभी ये हाल है तो दूसरे घर जाकर क्या करूंगी? वो डांटती डपटती खुद भी कपड़े उठाकर ठिकाने लगाने लगी। सानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेने का सोचा। दूसरे घर? क्या हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं? अम्मा ने उस पर लाठी लेने को कमर झुकाई तो सानिया फौरन औकात में आई। रहने दे अम्मा, मैं कह रही थी, लोग तो कहते हैं कि अल्लाह हमारे जैसी औलाद उनको भी देता, लेकिन आप तो एक गलती पर सारे पेपरों में फेल करके रख देती हैं। वो मुंह बसोर कर बोली तो गाल में घड़ा पड़ गया। बेहद खूबसूरत लगा। ये उसकी मासूमियत में इजाफे का बाइस बनता था। हाँ क्यों नहीं, दूर के ढोल सुहाने ही तो लगते हैं। वो सचमुच गुस्से में थी और माओ को भी तो दुनिया जहां की बुराई अपनी बच्चियों में नजर आती है। एक ताई कम है कि सिमी की बात मुकम्मल होने से कबल अम्मा ने पकड़ ली। ताई जी, जो पहले ही ठंडी होकर मुंह धोने जा चुकी थी, अपने जिक्र पर कान खड़े करने लगी। क्या कहा ताई ने? अरे मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारी बेटियों की चलती जुबानों के आगे तो पत्थर न टिक सके। मैं क्या चीज हूँ? किसी को बोलने का मौका दिए बगैर झट से बोली। अम्मा ने नागवारी से देखा। तुम भी खुद को काबू में रखा करो, बच्चियों के साथ बच्चा तो नहीं बना जाता। वो फौरन उनकी माँ बन गई। सिमी और सानिया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी, मगर वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। ये लो, शायद तो तुमने दे रखी है इनको, फिर कोसती किस वास्ते हो? अम्मा छोड़े, मैं जरा जा रही हूँ। सिमी अंदर से स्याह चादर ले आई। ये कहाँ चली सुबह? अपने कमरे की तरफ बढ़ते ताई के कदम रुक गए। कहाँ जाएगी? वहीं जहाँ जाए बगैर उसके नाश्ता हजम नहीं होगा। उनका लहजा अब मामूली था और खूफी गायब हो चुकी थी। ताई के चेहरे पर तंजिया तासुरात फैल गए। खूब है भाभी, बहुत मस्खर से बोली। एक जवान बेटी की माँ को ऐसी लापरवाही शोभा देती है? सिमी ने उनके लहजे की करवाहट को पूरी तरह महसूस किया। अम्मा उसके मजाज से वाकफ थी। वो सहेली है उसकी और अपने बाप की इजाजत से जाती है। आप अपनी कीमती सोचें संभाल कर रखें, फिलहाल इस पर आप हक नहीं रखती। अम्मा के लहजे में तलखी घुल गई। रोज रोज के एक ही तंज पर हालांकि ये तलखी बहुत कम आया करती थी। सिमी ने बिना कुछ कहे सुस्त रफ्तार से कदम बाहर की जानब बढ़ा दिए। बड़ा नाज है जो तुम लोगों को इज्जतदार होने पर। ये जो रोज रोज हवेली की जानिब दौड़ने लगती है ना, किसी रोज चढ़े चांद को लोगों ने एड़ियां उठा उठा कर ना देखा तो कहना। मुझे तो उसके ताया को और मोइन को जवाब देना होता है, वरना। आप जाकर चाय पी लें, बड़ी देर पड़ी रहे तो जायका बदल देती है। वो फजूल सी बात में यही कहकर उन्हें तिलमिलाने पर मजबूर करती। अंदर भरी जबकि बाहर निकलती सिमी के चेहरे पर साया सा ठहर गया था। रात सुहानी थी। उमंगों ख्वाबों का दिलकश संगम और रानाई की हमसफर, मोहब्बत के दिल फरेब रुत पर सवार जुगनुओं की टोली अपने हिस्से की रोशनी फैलाती जा रही थी। सदाम को इस मंजर के हुस्न पर अपना दिल बैठता महसूस होता था। वो सबा के घर उसके बिस्तर पर विराजमान था। सामने सुर्ख रंग का मशरूब छलक रहा था। तुम एक नशे की तरह हो सबा बीबी, नशा भी वो कि जितना उतारो उतना चढ़ता जाए। आदत के मुताबिक सबा की हंसी से जल तरंग से बच उठे। अक्सर लोग यही कहते हैं, वो मैंने खेज लहजे में बोली तो सदाम ने गहरी निगाहों से उसे देखा। उसे वो सबा का मजाक लगा। कितने लोग हैं और मुझ में कोई फर्क नहीं? वो
शोहदा अगीब लहजे में बोला। रात की रानी की खुशबू आंखों में खुमार भरने लगी थी। फर्क तो आप भी समझ रहे होंगे। उसने एक अदा से बाल झटके वो कंधे के नीचे तक बिखर गए। उसकी खूबसूरती वो बहुत कर देती थी और सदाम को मदहोश। लोगों में और आप में वाज़ेह फर्क तो यही है कि आप सबा के घर पर मौजूद हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सबा। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो गंभीर लहजे में बोला। सबा हनूस मुस्कुराती रही। क्या अभी भी कुछ कहना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। मैं यहाँ से नामुराद नहीं लौटना चाहता सबा। मुझे बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अपने स्याह सफेद की मालिक मैं खुद हूँ। वो किसी मलका के तफाकुर से बोली। गरूर से उसकी नाक खड़ी हो जाती थी। सद्दाम नाहाल हो गया। वो तो मैं जानता हूँ, मगर हमारे मुआशरे में वालिदैन की अहमियत से इनकार तो नहीं। अब तुम मेरे साथ भाग कर तो नहीं जा सकती। बताओ वो क्या कहेंगे? कहाँ होते हैं? सद्दाम की बात पर वो हंसती चली गई, फिर हंसी रोकर गोया हुई। तुम भूल नहीं सकते ये माँ बाप और वालिदैन। मैं हाजिर हूँ, जो कहना है मैं सुन रही हूँ। वो उकताहट का शिकार नजर आने लगी। सबा, मैंने इन चंद दिनों में अपनी जिंदगी जी ली है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बहुत खुश हो। मैं अपनी बकिया जिंदगी भी तुम्हारे साथ। वो निचला लब दबाए अजीब सी चमक के साथ उसके करीब होने लगा, लेकिन तभी दस्तक हुई। एक बार, दो बार, और दरवाजा बुरी तरह धड़धड़ाया जाने लगा। सबा हैरानी से सीधी हुई। ओह देखा, तुम फिर अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। वो दुपट्टा देखने लगी, जब इस बार दस्तक के साथ ही मर्दाना आवाज आई जिसने सबा की रंगत मुतगैर कर दी थी। कहाँ मर गई है बदजात औरत? खोल दरवाजा, मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। दरवाजा खोलने में क्यों इतनी देर लगा रही है? वो जो कोई भी था, बुद्धि आवाज में गालियों का तूफान बकता दरवाजा तोड़ना चाह रहा था। सबा यूं बिस्तर से उछली जैसे छिपकली दीवार से पट से गिरती हो। सद्दाम का बाजू दबोचा घसीट कर खड़ा किया। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। बगैर आवाज के दीवार से कूद जाओ। ये मनहूस मारा आज कहाँ से टपक गया? बगैर बताए आज तो जुमा तो नहीं है। वो पेशानी मसलती उसे धक्के देती बाहर लाई। आज जुमा नहीं था, लेकिन सबा के रवैये से सद्दाम भौचाक सा रह गया था। ओहो, निकलो ना, मुझे क्या देख रहे हो? मरना है क्या? मंडी से लौटा है कमबख्त, जब भी रात को आए बात बेबात मारता है। मैं कल तुमसे मिलती हूँ। मुझे जिंदा देखना है तो भागो। सबा, क्या हो रहा है? ये बताओ तो सही, कौन है ये आखिर? वो दबी दबी आवाज में पूछने लगा, लेकिन वो बिना कोई लिहाज रखे उसे दीवार के पास लाई, जो थोड़ी सी टूटी थी और लंबाई में कम थी। वो किसी तरह उसे झटक देना चाहती थी। बस चलता तो पतंगे की तरह झाड़ कर दीवार से चिपका देती। शोहर है मेरा, कुछ मत पूछो। अंदर आ गया तो मेरे साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बस जाओ। शोहर? तुम शादीशुदा हो? उस पर पहाड़ सा टूटा। वो चीख पड़ा। शौक, सदमा, बेयकीनी, धचका, मोहब्बत की टूटी कुर्चियां और धुआं धुआं चेहरा। वो शाल सा उसे देख रहा था।